आज विपक्ष की तरफ से सरकार पर, सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि डीलिमिटेशन को और नारी शक्ति अधिनियम बिल को आपस में लिंक करने की क्या जरूरत थी। जो अभी की 543 सीटों की संख्या है, जिसमें 540 सीटें भरी हुई हैं, 3 खाली है, उसी के आधार पर आप क्यों नहीं कर देते डीलिमिटेशन? उसी के आधार पर आप सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा देते? लेकिन खास तौर पर जो विपक्ष का कंसर्न रहा साउथ के स्टेट्स को लेकर, आपके सामने कर्नाटक का देखिए नंबर है, कहा गया 50% सीट बढ़ेगी, तो जो अभी 28 सीटें हैं वो 42 हो जाएंगी। इसके अलावा जो बाकी के राज्य हैं वहां पर भी इसी तरीके से 50%, कल ये सदन में कहा गया कि 50% सीटों की संख्या बढ़ेगी, यानी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं 50% की वृद्धि उसमें होगी, कर्नाटक में जितनी सीटें हैं 50% की उसमें एनहांसमेंट होगा, सीटों के नंबर में बढ़ोतरी होगी। तो सब कुछ संवैधानिक तरीके से सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीलिमिटेशन का जो पेच फंसा है, जिसे लेकर विपक्ष आज भी हंगामा करता हुआ नजर आया है। सर्वेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और सर्वेश जी, जिस तरीके की संभावना है, विपक्ष का विरोध है, डीलिमिटेशन को आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि सरकार की बदनीयती है, सरकार की नीति में खोट है। बड़ा क्रूशियल मोमेंट रहेगा वोटिंग का, क्योंकि वोटिंग के लिए 2/3 चाहिए सरकार को, अगर तीनों संशोधनों को पारित कराना चाहती है ये सरकार। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर्वेश जी, बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, आप ऐसा कभी पल देखा है 2014 के बाद की सरकार कोई भी बिल लेके आई हो, चाहे वो देश की जनता के हित के मुद्दे हो या जो 2047 में हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उससे जुड़ा मुद्दा हो, विपक्ष की तरफ से कभी भी सकारात्मक रवैया रहा है? नहीं रहा है। 2023 में जब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित हो रहा था, तब पर भी यही इनकी थी मंशा थी। और जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग थे पुराने समय में, जब ये बिल की चर्चा होती, चाहे लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इन्होंने महिलाओं को क्या कहा था? प्रकटी कहा था। तो ये विपक्ष का काम है केवल और केवल हंगामा खड़ा करना। आपके पास इतना समय है, आप सार्थक बहस पे चर्चा करिए। सरकार अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर रही है तो आप उनको सुझाव पेश करिए, लेकिन हर बिल में टांग अड़ा देना क्यों? क्योंकि ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट कर रही है। आप देखिए, जीएसटी आया, उस पर टांग अड़ा दिया, राहुल गांधी ने उसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दे दिया। आज जीएसटी का कलेक्शन कितना हो रहा है? हमारा देश कैसे आर्थिक प्रगति पे आगे बढ़ रहा है? जो मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय फ्रेजाइल इकोनॉमी की संज्ञा भारत के इकोनॉमी को दी गई थी। उस फ्रेजाइल इकोनॉमी से निकल के आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं और तीसरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये विपक्ष कभी भी मुझे उस सकारात्मक माहौल में नहीं दिखा। डीलिमिटेशन हो रही है तो इसमें हर पार्टी को उसमें मौका मिलेगा ना। अगर अभी मैंने सुना कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी। मान लीजिए यूपी में आज अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किए, यूपी में 80 सीटें हैं, 100 अगर और 40 सीटें बढ़ जाएंगी 120 सीटें होंगी। क्या जरूरी है कि बीजेपी ही पूरी की पूरी सीटें जीतेंगी? बाकी की पार्टियां भी तो जीतेंगी। कांग्रेस अपना वहां पे अच्छा खासा खाता भी खोल सकती है, केवल रायबरेली और अमेठी को छोड़ के, जो यूपी में उनका मात्र 2 सीट रायबरेली अमेठी। लेकिन सर्वेश जी मुख्यतः तो बात सारी की सारी पॉलिटिकल नैरेटिव पर आकर फिर टिक जाती है ना। अगर ऐसा है और सब कुछ या तो ब्लैक या व्हाइट होने की अगर स्थिति है, तो फिर तो विपक्ष को फिर राजनीति करनी छोड़ ही देनी चाहिए ना। विपक्ष तो इस वक्त वही कर रहा है जो विपक्ष को एक विपक्ष के तौर पर करना है। पूर्णिमा जी, इससे पहले भी हमने विपक्ष देखा था। विपक्ष, बीजेपी बहुत सालों अरसों तक विपक्ष में बैठी है पूर्णिमा।
मैं सर्वेश जी आपके पास में आती हूँ, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं जरा आपके पास आती हूँ। देखिए, कुल मिलाकर सदन में चर्चा का दौर, और इस चर्चा के बीच में कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, सरकार की तरफ से कई बातों का जवाब दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है जब आधी आबादी की बात हो रही है और प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि उनको उनका अधिकार देने का ये सही समय है, और ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल में आप उसके गवाह बनिए, उसमें आप साथ खड़े रहिए, ये अपील उनकी तरफ से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विपक्ष डिलिमिटेशन को लेकर, परिसीमन को लेकर अपना विरोध लगातार जता रहा है और ये कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण की आड़ में सरकार राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। डिलिमिटेशन करके सीटों की संख्या जो उत्तर के राज्यों में ज्यादा बढ़ेगी, उसका फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। साउथ के स्टेट्स को इसका नुकसान होगा, दक्षिण के स्टेट्स को इसका नुकसान होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ तौर पर कह दी गई कि 50% सीट्स बढ़ जाएंगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहां जितनी सीटें हैं उसमें 50% का एनहांसमेंट होगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। ऐसे में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा, ये बातें सरकार की तरफ से कह दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो तीनों संशोधन विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक है 2026 का, परिसीमन विधेयक है और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक है, इसे लेकर, तीनों को लेकर आज होनी है एक साथ वोटिंग। सर्वेश जी, वापस आपके पास मैं आ रही हूं, अपनी बात को आप पूरा करेंगे। सर्वेश जी। पूर्णिमा जी, आप देखिए, अभी आपने भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर राज्य में जितने सीटें, मौजूदा सीटें, उसमें 50% सीट की बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु का सीट देख लीजिए, 39 है। तमिलनाडु में किसकी संख्या है? बीजेपी क्या वहां से एक भी सीट जीत पाई है लोकसभा की? नहीं। अपोजिशन पार्टी ही वहां पे है। केरला में अपोजिशन पार्टी ही जीत रखी है, कांग्रेस पार्टी जीत रखी है। कर्नाटक में बीजेपी का एक होल्ड है और तेलंगाना में बन रहा है वहां पे। आंध्र प्रदेश में इनके एनडीए के घटक दल है, उनका होल्ड हो रहा है। तो यहां पे विपक्ष का यह आरोप लगा देना कि आप नॉर्थ के इंडिया की जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, सीधा फायदा बीजेपी को होगा। 2024 के चुनाव में राजस्थान में जो आधे सीटों पे तो कांग्रेस जीत गई, हरियाणा में आधे सीटों पे कांग्रेस जीती, महाराष्ट्र में कितना सीट जो इंडिया अलायंस के गठबंधन को मिला। तो ये कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 500 साल बाद देश में राम मंदिर बना था और ये यूपी की जनता को सुनहरा अवसर था कि वो 80 में से 80 बीजेपी को देती, लेकिन नहीं दिया। वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए यूपी में। राजस्थान में भी मुंह की खानी पड़ी, हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी, बड़े राज्य आप चले जाइए वहां, महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। बंगाल में देखिए 2019 में जितनी सीटें आई थी उसमें से कमी हो गई 2024 में। तो उसका फायदा किसको मिला था? अपोजिशन पार्टी को मिला था। इसलिए ये जो ऑपरेशन 32 की या 35 की बातें करते हैं कि बीजेपी की इतनी ही सीटें कम हैं, वो या तो चिराग पासवान या जेडीयू या आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, तेलुगु देशम पार्टी, उनके कारण है। और ये चाहते हैं कि वो सीटें, वो दोनों में से कोई एक हट जाए, तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इन पॉलिटिकल पार्टी को ये नैरेटिव्स क्यों नहीं समझ में आता है कि भाई बीजेपी के साथ साथ आप लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी के समय में ये चीज हो रहा है, लेकिन टू बी प्रैक्टिकल, सर्वेश जी, टू बी प्रैक्टिकल, समझ में आए या ना आए, अभी तक तो नहीं लग रहा है कि उनको ऐसा कुछ भी समझ में आ रहा है। अभी तक उनकी तरफ से विरोध है, गतिरोध है, और इस बात को भी नहीं नकार सकते कि अगर 2/3 बहुमत चाहिए इन तीनों संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए, तो वो सिर्फ अपने नंबर से तो चलेगा नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, अपने नंबर से नहीं चलेगा, मैं मानता हूं। यहां पे बीजेपी का आप देख लीजिए, फ्लोर मैनेजमेंट हो, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी वो अव्वल आती है। राज्यसभा की सीटें कोई और जीतने की मंशा है और कहीं बीजेपी जीत के ले आती है। तो बीजेपी वही पार्टी है वाजपेयी जी के समय जिसकी एक वोट से सरकार चली गई थी। अब बीजेपी वही पार्टी है जो अगर कोई दूसरे राज्य में राज्यसभा कोई अपोजिशन पार्टी का सीट होता है, वहां से भी बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं। तो जो कहते हैं ना कि दिल की आवाज सुनो, वही दिल की आवाज अपोजिशन के बहुत सारे एमपी सुनेंगे यहाँ पे।
और मुझे इसमें कहीं संदेह नहीं लगता कि बीजेपी ये बिल नहीं पारित कर पाएगी। कहीं भी संदेह नहीं है, ये बिल पारित होगा और बीजेपी के पक्ष में, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पारित होगा, क्योंकि वही दिल की आवाज की बात करेंगे ये। और अंदर खाने क्या चाणक्य आपने सुना था, प्रियंका गांधी जी को सुना था। प्रियंका गांधी जी ने हंसते हुए चाणक्य का जिक्र बिल्कुल उन्होंने किया था। लेकिन इसमें जल्दी से दूसरा पर्सपेक्टिव भी जरा सर्वेश जी आपसे समझ लेती हूँ। आपके पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से अगर ये बिल गिर जाता है, अगर फिर लगा रही हूँ क्योंकि जाहिर वोटिंग अभी होनी है, अगर ये बिल गिर जाता है तो फिर एक नैरेटिव सेट होगा और वो नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में सेट होगा, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन बीजेपी के पक्ष में वो नैरेटिव जाएगा जिसका नुकसान क्या संभवतः विपक्ष को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अभी एक तो बड़े राज्य का चुनाव बाकी है। ये इन लोगों की पहले ही ये कह रहे थे कि चुनाव के बीच में क्यों कर रहे हैं, बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। बीजेपी अगर ये बिल पारित करवा भी लेती है तो उसी का फायदा है, क्योंकि वो 2023 से डंके पीट रही है कि हमने जो भारत की आधी आबादी है उसके लिए काम किया। आप अपने समय में, यूपीए अपने समय रही, 10 साल रही सत्ता में, लेकिन नहीं करवा पाई, जबकि उसके घटक दल महिलाओं पे कैसी कैसी टिप्पणी करते थे। और उसके बाद एक औरंगा, ऑलरेडी एसटी एससी के लिए सीट जब आरक्षित है तो यहाँ पे औरंगा लगाते थे, अरे पहले 33% महिलाओं को तो सीट दे दो। इसमें मैं बीजेपी को भी मानता हूं कि आपने 2023 में तो करवा लिया, लेकिन उस तरीके से आपने चाहे कितने राज्य दर राज्य आप जीतते आए हो, महिलाओं को तो टिकट नहीं पाता। आपको क्या ऐसी मजबूरी थी भाई? आप नहीं 33%, कम से कम 25% देते, 20% टिकट तो देते। तो यहाँ पे बीजेपी को ही दोनों हाथों में कहिए लड्डू रहेगा। अगर नहीं, और बड़ी बात एक ये भी है सर्वेश जी, देखिए कल खुद सदन में प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि तब थोड़ा मुश्किल था जब 23 में हमने इसे लागू किया, क्योंकि एक प्रक्रिया है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये वजह एक रही कि हम इसे 24 में लोकसभा चुनावों में लागू नहीं कर पाए। जल्दी से एक अपडेट देते हुए सर्वेश जी आप बने रहिएगा। अमित शाह शाम को 6 बजे लोकसभा में अब बोलेंगे, उनका समय बदल गया है उनके बोलने का। तीनों बिल पर जो चर्चा हुई है उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शाम 6 बजे दिया जाएगा और उसके बाद होगी इस पर वोटिंग।